हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री में हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर शुरू किए हुए हैं। तो आज इस चैप्टर में हम आपको वेग समीकरण अंग्रेजी में कहेंगे रेट इक्वेशन। वेग समीकरण अंग्रेजी में कहेंगे रेट इक्वेशन। यानी हम आज आपको रेट इक्वेशन यानी वेग समीकरण निकालने के लिए तरीका बताएंगे कि कैसे आप वेग समीकरण निकालेंगे, कैसे आप रेट इक्वेशन निकालेंगे, कब यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है तब। यानी आज की टॉपिक यही है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ हो, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ हो, तो उससे आप रेट इक्वेशन यानी वेग समीकरण कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका ट्रिक है, इसका स्टेप यही है कि R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। यदि रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ हो तो उससे वेग समीकरण निकालने के लिए क्या स्टेप है, क्या तरीका है कि R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। एक बार और समझा जाए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ हो और उससे आप रेट इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो उसका ट्रिक यही याद रखिएगा कि R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। चलिए क्या बाबू, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण माने सांद्रता। याद हुआ, अगर कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ हो तब उससे वेग समीकरण निकालने का स्टेप माने तरीका क्या है, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। एग्जाम्पल देखिए, चलिए CH3 COOH प्लस C2H5OH एरो का चिन्ह यहाँ हटेगा नहीं, नीचे लिख रहा है CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ये रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और इससे हमको वेग समीकरण निकालना है। तो क्या ट्रिक है, R बराबर देखिए लिख रहे हैं, इसलिए R बराबर K इंटू प्रतिकारक। तो देख प्रतिकारक ये है बाबू, प्रतिकारक का सांद्रण। तो प्रतिकारक में दो पदार्थ है, पहला पदार्थ ई है और दूसरा पदार्थ ई है। कल के क्लास में हम आपको प्रतिकारक की सांद्रता यानी सांद्रता व्यक्त करने का तरीका बताए थे। तो चलिए पहला पदार्थ का सांद्रता मैंने इतना का सांद्रता कैसे लिखेंगे, बड़ी ब्रैकेट C3 COOH, यहाँ गुणांक मान इस पदार्थ के अणुओं की संख्या 1 है तो यहाँ सांद्रता का पावर 1 दीजिएगा। अब आइए गुणन सिद्धांत से ये बीच में आपको इंटू होना चाहिए, इंटू। चलिए दूसरा पदार्थ ई है तो इसकी सांद्रता बोलो, बड़ी ब्रैकेट C2H5OH, बताए कर अणुओं की संख्या 1, यहाँ 1 दीजिए। यही आपका हो गया वेग समीकरण। इसको क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण, वेग समीकरण। और उदाहरण देते हैं, स्टेप की ट्रिक क्या है, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का सांद्रण। चलिए बाबू और एग्जांपल देखा जाए। आज का टॉपिक यही है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है तो उससे आप वेग समीकरण यानी रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो क्या ट्रिक है, R बराबर K इंटू
प्रतिकारक का साधारण, जहां आर क्या है अभिक्रिया की दर, के क्या है वेग स्थिरांक। चलिए आगे दिखाते हैं। चलो बउआ दूसरा, चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा अमोनिया। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ नाइट्रोजन 1 गो है, तो यहाँ 2 से क्या करो गुना, ऐसा करने से 3 दूनी 6, यहाँ 3 से। अब इस अभिक्रिया से हमको लिखना है वेग समीकरण, तो क्या लिखेंगे, इसलिए R बराबर के इंटू प्रतिकारक के साधन, तो प्रतिकारक ई है, पहला पदार्थ N2, तो क्या लिखेंगे बोल, बड़ी ब्रैकेट N2 के पावर है गुणांक 1, तो गुणांक 1 दे भी सकते हो नहीं, गुणन सिद्धांत से यहाँ पर इंटू। चलिए दूसरा पदार्थ हाइड्रोजन, बड़ी ब्रैकेट H2 के पावर 3, तो यहाँ 3। चलिए ये हुआ आपका वेग समीकरण इस अभिक्रिया के लिए। और समझाते हैं बउआ, अगर ऐसे रहे A इंटू ए प्लस B इंटू डी एरो C इंटू सी D इंटू डी, तब चलिए इस रिएक्शन के लिए वेग समीकरण क्या होगा, तो बोलो R बराबर K इंटू प्रतिकारक का साधारण। तो बताओ मेरे भाई प्रतिकारक E है, इसमें पहला पदार्थ A है जेकर अणुओं की संख्या A, दूसरा पदार्थ B है जिसके अणुओं की संख्या B है। तो चलिए पहला पदार्थ A का संदर्भ बोलो, बड़ी ब्रैकेट A के पावर स्मॉल है, गुणन सिद्धांत से बीच में इंटू, दूसरा पदार्थ B है, बड़ी ब्रैकेट B के पावर। ये आपका हुआ वेग समीकरण, रेट इक्वेशन हुआ। और एक उदाहरण समझा जाए, और उदाहरण समझिए। देखिए बाबू H2 मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। बैलेंस किया जाए, यहाँ हाइड्रोजन 2 गो, यहाँ 1 गो है, यहाँ 2 से क्या करेंगे, ऐसा करने से हाइड्रोजन 2 गो तो क्लोरीन भी 2 गो, क्लोरीन 2 गो। अब इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण निकालें तो R बराबर K इंटू प्रतिकारक का साधारण, तो प्रतिकारक E है, इसमें 2 पदार्थ है, एगो हाइड्रोजन है एगो क्लोरीन है, तो H2 का सांद्रता बोलिए, बड़ी ब्रैकेट H2, दूसरा बोलो बड़ी ब्रैकेट Cl2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हम उम्मीद करते हैं कि रिएक्शन के माध्यम से, अभिक्रिया के माध्यम से अब वेग समीकरण निकालना सीख गए होंगे। अब इसको दूसरे रूप में देखा जाए, वेग समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं बउआ। नोट में इस तरह का लिखा रहे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए, चलो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। तो वेग समीकरण निकालने का तरीका, R बराबर K इंटू प्रतिकारक का साधारण। तो R बराबर K इंटू प्रतिकारक, तो यहाँ पर प्रतिकारक स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो जहां पर दिखाई ना दे वहां पर प्रतिकारक को आप मान लीजिए, प्रतिकारक को, प्रतिकारक बराबर ये मानो। चलिए सपोज मान लिया शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो R बराबर K इंटू प्रतिकारक का साधारण। यहाँ पर प्रतिकारक का साधारण, प्रतिकारक को क्या मान ली A, तो A का सांद्रता बोलो, बड़ी ब्रैकेट A के पावर, यहाँ शून्य है, यहाँ 0 दे देना है। अगर कोई पूछे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण बताओ, तो क्या बताएंगे, R बराबर K इंटू बड़ी ब्रैकेट A के पावर 0। प्रथम कोटि बोले तो यहाँ 1 देना है, द्वितीय कोटि बोले तो यहाँ 2 देना है, तृतीय कोटि बोले तो यहाँ 3 देना है, चतुर्थ कोटि बोले तो यहाँ 4 देना है। 2 को याद करना है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा,
तो आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 0। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा? तो आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 1। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा? तो आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 2। चलिए देखिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए चलिए क्या होगा? आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 1। आगे चलते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट, इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि वेग समीकरण आप निकालना सीख गए होंगे। अब हम अगले टॉपिक पर हम विचार करते हैं। चलिए देखिए एक नजर। हम अब उसी तरह से और देख लीजिए, 3 को बताया था ना, एक और अगर इस तरह से पूछ दे बाबू, एक और देखिए। एन कोटि अभिक्रिया के लिए, एन कोटि अभिक्रिया के लिए चल क्या होगा बोल? आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर एन। समझ में? 3 को याद करो। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 0। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए तो आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर 1। एन कोटि अभिक्रिया के लिए तो आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर एन। समझ में आ गया? ये था कोची आर बराबर के इंटू बड़ी ब्रैकेट ए के पावर एन, जहां आर क्या है? अभिक्रिया की दर, के क्या है जहां आर। चलिए देखिए बढ़िया से बताइए। वेयर आर मीन्स बोलो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, के मीन्स बोलो वेग स्थिरांक। चलो बड़ी ब्रैकेट ए का मतलब प्रतिकारक का सांद्रण, प्रतिकारक का सांद्रण कहो या सांद्रता। एन का मतलब हो लो कोटि। याद हो गया? अब चलिए अगले पदों पर हम विचार, माने अगले टॉपिक पर हम विचार करते हैं। अब आगे देखिए। अभिक्रिया की दर का इकाई, इकाई माने मात्रक, इसकी मात्रक, इसकी इकाई कई रूप में होता है। चलिए सभी को हम समझाते हैं। पहला पॉइंट, यदि लगा समय को सेकंड में, सेकंड को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि लगा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाए, तब अभिक्रिया की दर का इकाई, तब अभिक्रिया की दर का इकाई इस प्रकार निकाला जा सकता है। चलिए क्या है फॉर्मूला बताइए। अभिक्रिया की दर बराबर,
अभिक्रिया की दर बराबर, बताओ हम बताए थे सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय, सांद्रण या सांद्रता, सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। तो बताओ बाबू, अब विलियन चैप्टर में पढ़ूंगा सांद्रण या सांद्रता, सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर बटा समय को यहां पर सेकेंड, ऐसे ना। अभी सेकेंड को ऊपर ले जाइए, मोल प्रति लीटर, सेकेंड को ऊपर तो -1, इसको पढ़ेंगे क्या चीज, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी अभिक्रिया की दर, यानी अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया की वेग का इकाई क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अगर लगा समय को मिनट में, तब बताओ, यहां पर समझो बाबू, यहीं पर अगर लगा समय को मिनट में, मिनट को शॉर्ट में लिखते MIN, अगर लगा समय को मिनट में व्यक्त किया जाए, व्यक्त किया जाए तब बता बाबू अभिक्रिया की दर बराबर। तो जहां देखिए सेकंड था तो सेकंड के जगह मिनट आ रहा, तो जहां सेकंड है वहां दे देंगे मिनट, यहाँ प्रति सेकंड तो कर देंगे प्रति मिनट। तो बताओ अगर लगा समय को मिनट में व्यक्त किया जाए तब अभिक्रिया की दर बराबर मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होगा। तब अभिक्रिया की दर बराबर क्या होगा, तब अभिक्रिया की दर का इकाई अभिक्रिया की दर का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। दो को समझ में आ गया। अभिक्रिया की दर का पहला इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, दूसरा इकाई मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। दो को याद हो अब। अभिक्रिया की, कोई पूछेगा अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया के वेग का इकाई बताएं तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हुआ, देख लीजिए। अगर सेकेंड में, ऑप्शन देखिए, अगर सेकेंड में है तो होना चाहिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, अगर मिनट में है तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होगा। कोई दिक्कत है बाबू, कोई प्रॉब्लम? एक बार समझा जाए बाबू। अभिक्रिया की दर का इकाई सेकेंड में क्या होगा तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा, मिनट में क्या होगा तो मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होगा। अब चलिए इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं बाबू। चलिए तीसरी बात समझो। यदि रासायनिक अभिक्रिया गैसीय रूप में हो, यदि अभिक्रिया गैसीय रूप में हो तब सांद्रता को यदि अभिक्रिया गैसीय रूप में हो तब सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त ना करके
वायुमंडल, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे एटीएम, एटमॉस्फेयर। बात को समझा जाए, यदि अभिक्रिया गैसीय रूप में हो तब सांद्रता को मोल प्रति लीटर में ना व्यक्त करके वायुमंडल में, मोल प्रति लीटर में व्यक्त ना करके वायुमंडल में व्यक्त किया जाता है, तब अभिक्रिया की दर का इकाई इस प्रकार निकाला जाता है। तब अभिक्रिया की दर का इकाई इस प्रकार निकाला जाता है। चलिए एक बार और समझा जाए, यदि अभिक्रिया गैसीय रूप में हो तब सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त न करके वायुमंडल में माने एटीएम में व्यक्त किया जाता है, तब अभिक्रिया की दर का इकाई इस प्रकार निकाला जाता है। चलिए सेकंड के रूप में चल बाबू, सेकंड के रूप में अभिक्रिया की दर का इकाई, तो बताइए बाबू सेकंड के रूप में बताओ क्या होगा। अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रता में या सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। तो बोलो यहाँ पर सांद्रता को कोटि में, वायुमंडल में मतलब एटीएम में, और बताओ लगा समय को कोटि में, सेकंड में। तब बताओ क्या होगा, बताओ हे बाबू। एटीएम सेकंड को ऊपर ले जाओ, माइनस पावर 1 ऊपर जाएगा तो पावर कितना है बाबू, यहाँ पर पावर अभी कितना 1 होगा, तो ऊपर जाए तो बताओ -1, जिसको प्रति कहा जाता है। तो एटीएम प्रति सेकंड याद किया जाए बाबू। अगर कोई बोले बाबू कि दिया गया रासायनिक अभिक्रिया गैसीय रूप में हो और वहां पर लगा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की दर का इकाई बताओ, तो एटीएम इंटू सेकेंड। बढ़िया से बताइए। पहला बताओ अभिक्रिया की दर का इकाई, पहला मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, दूसरा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, तीसरा एटीएम इंटू प्रति सेकंड। बात समझ में आया? एक बार समझो, यदि अभिक्रिया गैसीय रूप में हो और लगा समय को सेकंड में व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया की दर का इकाई क्या होगा, एटीएम इंटू प्रति सेकंड। अब चलिए पढ़िए सेकंड मिनट के रूप में, मिनट के रूप में, तो जहां सेकंड लिखे थे वहां पर लिख देंगे मिनट। तब बता अभिक्रिया की इकाई क्या होगा बाबू, मिनट के रूप में अभिक्रिया की दर, मिनट के रूप में अभिक्रिया की दर का इकाई क्या होगा, एटीएम प्रति मिनट। यही अभिक्रिया की दर का इकाई है, याद करो। अभिक्रिया की दर का मात्रक पहला मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, दूसरा मोल प्रति लीटर प्रति मिनट, तीसरा एटीएम प्रति सेकंड, चौथा एटीएम प्रति मिनट। तो गैसीय रूप में दो, बताओ बाबू। समानता माने समान के रूप में, जेनरली माने समानता, जनरल रूप में अभिक्रिया की दर का मात्रक 2 गो, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। गैसीय रूप में एटीएम इंटू प्रति सेकेंड या एटीएम इंटू प्रति मिनट। अब इसको हम लिखते हैं बाबू,
देखो बउआ विद्यार्थी जी क्या नोट में लिखेंगे। पहला समान रूप में, समान माने जनरली, समान रूप में अभिक्रिया की दर का इकाई अभिक्रिया की दर का इकाई क्या होगा बोलो। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होता है। दूसरा गैसीय रूप में, गैसीय रूप में अभिक्रिया की दर का इकाई एटीएम प्रति सेकेंड या एटीएम प्रति मिनट होता है। यही आपका संक्षेप में याद करिएगा। समान रूप में अभिक्रिया की दर का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड या मोल प्रति लीटर प्रति मिनट होता है। गैसीय रूप में अभिक्रिया की दर का इकाई एटीएम इंटू प्रति सेकेंड या एटीएम इंटू प्रति मिनट होता है। जनरली सब ये याद रखता है, सबके दिमाग में ये याद रहता है। कोई भी बोलेगा अभिक्रिया की दर का मात्रक बताओ तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, अगर ऑप्शन में नहीं दे रहा है तब ऐसे इसका 4 गो होता है, जनरली रूप में 2 गो और गैसीय रूप में 2 गो। तो ज़्यादातर लोग याद रखता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ऐसे इसका 4 गो होता है। कोई दिक्कत है? चलिए तब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं बउआ, देखिए बढ़िया से।